2 बेटियों के बाद दीपा को सास और पति इतना मारते कि बेटियां देखकर सहम जाती। पति कहता कि इस बार बेटी पैदा की तो तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनकर दीपा की रूह कांप जाती। तीसरी बार दीपा उम्मीद से हुई तो पति को पता चला कि पेट में बेटी है, तो उसने मार मार कर दीपा को बच्चियों समेत घर से निकाल दिया और दर्द से चीखती चिल्लाती दीपा ने सड़क पर ही बेटी को जन्म दे दिया। और बेटियां ये सब देखकर कांपने लगी थी। भागती हुई बाप के पास गई तो घर को आग लगी हुई थी और उसमें बेटी पैदा करना कोई जुर्म तो नहीं होता, ये तो ऊपर वाले की देन होती है, वो जिसे चाहे दे दे। मगर हमारे समाज में आज भी बेटी को बोझ, नहुसत और कमतर समझा जाता है। एक ऐसा ही दर्दनाक माजी दीपा नामी औरत का भी है, जो पिछले 3 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है। जब से वो हमारे यहाँ आई थी, मेरी मम्मी ने उसे किचन के सारे काम करने का कहा था। वो खामोशी से मम्मी का बताया हुआ हर काम करती रहती। काम निपटाकर वहीं किचन में फर्श पर एक तरफ बैठी रहती। अक्सर मम्मी कहती कि दीपा तुम नीचे क्यों बैठ जाती हो, इतनी चेयर खाली है, सोफा है। मगर वो कहती ना मालकिन जी, आप बड़े लोग हो, इतना भी कहना आपका मुझ पर एहसान है। मेरे कपड़े खराब हैं, आपके सोफे खराब हो जाएंगे। मेरी मम्मी ऐसी ही थी, हमारी भी यही परवरिश थी कि घर में काम करने वाले नौकर हो या बाहर काम करने वाले मजदूर, सबको इतनी ही इज्जत दो जितनी कि एक बुजुर्ग को और बड़ों को दी जाती है। मैंने अक्सर नोट किया था कि वो हमारे खाना खाने के बाद बाकी बचा हुआ खाना भिगोने से निकालकर शोपर में डालती और चादर के नीचे छुपाकर घर से बाहर ले जाती। ठीक 2 मिनट बाद वापस आकर दोबारा कामों में लग जाती। मुझे बात अजीब लगी थी, ये ताज़ा खाना बाहर फेंक कर आती थी या खाकर आती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना कोई 2 मिनट में कैसे खा सकता है। एक दिन कॉलेज से छुट्टी थी तो मैं अपने बाबा के साथ बैठी फरमाइशों की लिस्ट लिए बता रही थी कि आज सब बाहर घूमने जाएंगे, मुझे फला मॉल से ये खरीदना है और डिनर फला रेस्टोरेंट में करना है। मेरे बाबा मुस्कुराकर मेरी हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी मेरी नज़र दीपा पर पड़ी, जो मुझे मेरे बाबा से बात करते देख हसरत से गहरी सांसें ले रही थी। मुझे देखकर फौरन नजरें चुरा ली और फिर हमेशा की तरह बचा हुआ नाश्ता वो चादर में छुपाकर बाहर जाने लगी। मैंने कुछ सोचते हुए उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। आखिर पिछले 1 महीने से ये क्या कर रही थी। वो गेट से बाहर निकली और सड़क के एक तरफ चलती हुई खूबसूरत फूलदार झाड़ियों की तरफ चली गई, जो कि हमारे घर के बाहरी खूबसूरती के लिए लगी थी। वहां पहुंची और वो खाना झाड़ियों में रख दिया। उसके पलटने से पहले ही मैं घर में आ चुकी थी। जैसे ही वो दोबारा काम में मग्न हुई तो मैं चलती हुई उन झाड़ियों के पास आई। मुझे तो पहली बार दीपा पर गुस्सा आया था। सोच लिया था कि आज तो मम्मी से डांट पड़वाऊंगी। भला रोज ये ताज़ा खाना क्यों इतना ज्यादा बनाती है और फिर यूं बर्बाद कर देती है। मैंने जो उन पौधों के पास आकर देखा तो एक पल को भौचक्का रह गई, क्योंकि उन झाड़ियों में 2 बच्चियां बैठी थी। गंदे मैले कपड़े और बाल बिखरे हुए थे। उनके सामने वही खाने का शॉपर पड़ा था जिसमें से वो खाना निकाल कर खा रही थी। मुझे देखकर उनके हाथ रुक गए। मैं बगैर बोले घर वापस चली आई और ये बात आकर मम्मी को बताई। मम्मी कहने लगी, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है अगर वो किसी गरीब की मदद कर रही है, मगर हाँ एक दफा बता तो देती तो हमने कौन सा मना करना था। मम्मी ने दीपा को बुलाया और इस बारे में पूछताछ की तो उसके चेहरे का रंग उड़ा था। अटकते हुए कहने लगी कि मालकिन, वो दरअसल वो बच्चियां मेरी सगी बेटियां हैं। मैंने और मम्मी ने हैरानगी से दीपा को देखा था। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी बेटियां, मगर आज तक तुम उन्हें घर के अंदर क्यों नहीं लाई? पिछले 1-2 महीने से यहाँ हो तो फिर अचानक ये बच्चियां। दीपा तो अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली कि भगवान का वास्ता, प्लीज मालकिन, मुझे नौकरी से मत निकालना। मैं अपनी बच्चियों का पेट कैसे पालूंगी? आज से पहले जिस घर में भी गई थी, मेरी बीमार बच्चियों को देखकर कोई रखने वाला न था। सबने दुत्कार दिया। एक आप थी जिसने नौकरी दी, इसलिए बच्चियों को रोजाना वहीं पर छुपा कर बैठा देती हूँ ताकि गलत नजरों से भी बची रहे और मैं बचा हुआ खाना उन्हें खिलाकर पेट भर सकूं। दीपा तो खुद के अंदर न जाने कई राज छुपाए हुए थी। मम्मी तो दीपा से बोली कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा पति, तुम बच्चियों को घर भी तो छोड़ सकती थी। दीपा ने ये सुना तो एक गहरी सांस छोड़कर रह गई। तब तक दूसरी नौकरानी को भिजवाकर मम्मी ने दीपा की बच्चियों को घर में बुलवा लिया था, जो कि 5 और 3 साल की बच्चियां थी। मम्मी ने दीपा से उसका माजी पूछा तो वो रोते हुए उन दर्दनाक लम्हों के बारे में बताने लगी जिनको सुनकर मेरी रूह तक ने झुरझुरी ली थी।
दीपा गुजरात के एक गांव की रहने वाली थी। उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। जब उसके बाप ने उसका रिश्ता अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया, वो घर में दाखिल हुआ तो कहने लगा, मैंने दीपा का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है। दीपा की माँ ने जब ये सुना तो पति को कहने लगी कि ऐसा क्यों किया। न पूछा न भाला, ना ही वो लोग रिश्ता लेने घर तक आए। मगर दीपा का बाप फौरन बात काट कर बोला, ये मर्दों की बातें होती हैं, तुम औरतों के मशवरों की हम मर्दों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वही घमंड था जो इस गांव में औरतों को कमतर समझते हुए आ रहा था। दीपा का तो दिल हलक को आया था। वो तो अभी मासूम बच्ची थी, मगर बाप के फैसले के आगे उसने स्वीकार कर लिया। अगले हफ्ते विवाह के लिए लड़के वाले आ चुके थे। लड़का भी इसके बाप के ही मिजाज का था और इससे काफी बड़ी उम्र का था। ये उसकी दूसरी शादी थी। शादी के बाद वो दीपा को विदा करके अपने साथ ले गए। पहली रात दीपा अभी अपने सुहागन के जोड़े में बेड पर बैठी थी कि तभी धड़ल्ले से दरवाजा खोलकर सास कमरे में दाखिल हुई और आते ही बहू को अपना रोब जमाते हुए कहने लगी कि दीपा, देख तू इस घर की बड़ी बहू है, मेरे बाद इस घर को तूने ही संभालना है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो अब जान नहीं रही, इसलिए मैं तुझे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई हूँ। और बेटियां घर की सारी जिम्मेदारी उठाती है, इसलिए देख घर का हुलिया कैसे बिखरा पड़ा है। इतने मेहमान आए थे जो कचरा करके चले गए। तू ऐसा कर, जल्दी से सादे कपड़े पहन और बाहर आ जा, मेरे साथ साफ सफाई में मदद करवा। दीपा तो पहले ही डरी सहमी सी वहां पर बैठी थी। अपने पति का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर ही उसे खौफ आ रहा था। उसकी आंखों से गाहे बगाहे आंसू भी निकल रहे थे कि भला वो ऐसे आदमी के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी। वही उसकी सास का ये हुक्म सुनकर तो और भी उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। वो अपने बिस्तर से उतरी और शादी का जोड़ा उतारकर सादा कपड़े पहन लिए। कमरे से बाहर आई तो घर की बिखरी हुई हालत देखकर उसका दिमाग घूमने लगा। सास ने सारा काम बताया और खुद महारानी बनकर एक तरफ बैठ गई, जबकि वो नई नवेली दुल्हन पूरे घर की साफ सफाई में लग चुकी थी। जब तक वो साफ सफाई से फ्री हुई, आधी रात यूं ही गुजर चुकी थी। ताकि हारी काम निपटाकर जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसका पति गुस्से से बिफर कर उसे ही देख रहा था। दीपा की तो जान निकलने लगी। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और दीपा को झाड़ते हुए कहने लगा कि ये कैसी सुहागरात थी। मेरी दुल्हन को तो यहाँ पर इस बेड पर बैठा होना चाहिए था, मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैं घूंघट उठाता, मुंह दिखाई देता, मगर ये कैसी दुल्हन थी जो खुद कमरे से बाहर है और दूल्हा यहाँ बैठा इंतजार कर रहा है। ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी कि आपकी मम्मी ने ही कहा था कि मैं पूरे घर की सफाई करूं, इसलिए मैं गई। इतना कहना था कि उसका पति उसे डांटने लगा कि तुम पहले दिन ही मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू हो गई हो। आज तो हो गया, आइंदा अगर मेरे घर आने पर तुमने मेरी माँ की एक भी बुराई की तो फिर देखना तुम्हें चुटिया से पकड़कर वापस मायके पटक कर आऊंगा। दीपा को तो कुछ समझ न आई कि वो क्या जवाब देती। डर के मारे कांपते हुए उसने बमुश्किल माफी मांगी। इसे तो विदाई से पहले अपने बाप से की गई बातें याद आ गई थी। वो जो समझ रही थी कि बाप आज मिलने आया है, प्यार से मोहब्बत से सर पर हाथ रखेगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बाप ने आते ही बेटी से कहा कि देख दीपा, हम बड़े ही इज्जतदार और शरीफ लोग हैं और खैर से भगवान ने हमारी इज्जत रखी है। तूने यहाँ रहकर तो मेरी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दिया। अब ससुराल जाकर भी अच्छे से रहना, याद रखना हमारे यहाँ डोली मायके से और अर्थी ससुराल से ही उठा करती है, समझी। इतना कहकर बाप जा चुका था और दीपा आंखों से बाप को जाता हुआ देखती रह गई। ये सोचकर एक दफा फिर दीपा की आंखें नम हो चुकी थी, मगर पति ने झिड़का तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकने लगी। ये तो अब रोज का ही काम बन चुका था। अभी उसके हाथों की मेहंदी भी फीकी ना पड़ी थी कि सास ने पूरे घर की जिम्मेदारियां उसी पर डाल दी। यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता भी उठकर दीपा ने ही बनाया था। सारे घर के काम करते हुए अगर थोड़ा देर बैठ जाती तो सास सुनाने लगती। जरा सा काम खराब हो जाता तो थप्पड़ मारने तक भी गुरेज न करती थी। एक दिन खाना बनाते हुए उससे सब्जी जल गई। सास ने गुस्से से बेलन उठा लिया और उसी से दीपा को मारने लगी। उस दिन उसने दीपा को खाना भी न दिया था, बल्कि कमरे में बंद कर दिया। जब पति आया तो वो भी दीपा को ही पीटने लगा और लान तान करने लगा। एक ही हफ्ते में दीपा की जिंदगी बिल्कुल बदल कर रह चुकी थी। उसका जी चाहा कि किसी तरह यहाँ से भागकर अपने मायके चली जाए। उसने अपने पति से भी कहा कि मुझे एक दफा मायके ले जाए, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मगर पति ने फौरन इनकार कर दिया कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है जो तुझे मायके की सैर करवा कर लाऊं।
दीपा जान चुकी थी कि उसे अपनी मदद अपने आप ही करनी होगी और चुपके से यहाँ से निकलना होगा। उसने सोच लिया था कि वो एक दफा मायके जाकर उन्हें सब हकीकत बताएगी तो उसके बाबा जरूर उसके पति को डांटेंगे या उससे तलाक दिलवा देंगे। यही सोचकर उसने अगले ही दिन पति की जेब से कुछ पैसे निकाल कर रख लिए। जैसे ही दिन का वक्त हुआ और सास अपने कमरे में आराम करने लगी और पति घर से बाहर था तो फौरन घर से भाग निकली और अपने मायके पहुंच गई। शाम का वक्त था जब वो मायके की दहलीज पर पहुंची। उसका बाप आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था जबकि माँ कामों में बिजी थी। दीपा रोते हुए घर में दाखिल हुई और माँ माँ करती हुई माँ के गले लग गई। माँ ने जब अपनी बच्ची को देखा तो सीने से लगाकर पूछने लगी कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। वही बाप ने बेटी को देखा तो कहने लगा, तुम्हारा पति कहाँ है, किसके साथ आई हो और क्यों आई हो। बाप के सवाल सुनकर दीपा के दिल पर ठेस सी उठने लगी। वो आज विदाई के बाद पहली दफा मायके आई थी। रोते हुए बाप के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि वो लोग मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। इसने शुरू से आखिर तक सब कुछ अपने बाप और माँ को बता दिया। ये सब सुनने के बाद बाप बजाय चंद शब्द बोलकर बेटी को राहत देने के भड़क उठा और एक जोरदार थप्पड़ दीपा को मारकर कहने लगा, तू तो इतनी दूर से यहाँ तक आ गई, तुझे अपने ससुराल के गांव वालों ने भी अकेले जाता देखा होगा और फिर मायके के गांव वालों ने भी अकेला आता देखा होगा। तूने तो 2 गांव में मेरी इज्जत खाक में मिला दी। शर्म आनी चाहिए तुझे। आखिर कैसे तू अपने पति की इजाजत के बगैर यहाँ आ सकती है। जिन कदमों से आई है इन्हीं कदमों से वापस चली जा। तुझसे अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। दीपा ने तो अभी तक पानी का घूंट भी नहीं भरा था जब बाप ने उसे बाजुओं से पकड़ा और वापस ससुराल छोड़ने चला गया। माँ अपने पति के कदमों में गिरती रही, रोकती रही, मगर कोई बचाने वाला न था। बाप दीपा को वापस छोड़ आया। पति और सास वहां पर पहले ही परेशान थे कि दीपा कहाँ गई। जब दीपा को अपने बाप के साथ आता देखा तो गुस्से के मारे आग बबूला हो गए। अगले ही पल पति ने तो इसके बाप के सामने ही इसे थप्पड़ मार दिया। बाप कुछ ना बोला, उल्टे पांव वहां से वापस चला गया। एक ठंडी सांस छोड़कर के एक दफा अपने बाप को जाता देखा। वो पहली बार था जब उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो चाहे जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सास और पति ने उस रात उसे बहुत मारा था, यहाँ तक कि उसका बाजू भी टूट गया, मगर खैर ये तो अब उसने सारी जिंदगी ही सहना था। 2 महीने बाद वो उम्मीद से हो चुकी थी। इसके उम्मीद से होने की खबर मिली तो सास और पति बहुत खुश हुए। इस बहाने उस पर काम की ज्यादती कम कर दी गई, मगर एक और तलवार उसके सर पर मंडलाने लगी। कहने लगी कि तू बेटा ही देना, उन लोगों की बड़ी इज्जत होती है जिनके यहाँ पहली औलाद बेटा होती है। दीपा भी यही प्रार्थना करने लगी कि इसके यहाँ बेटा हो, मगर उसने पहली बार एक बेटी को जन्म दिया। सास और पति ने तो सरसरी तौर पर देखकर मुंह फेर लिया था। इसकी हालत खराब थी, मगर इसके बावजूद सास ने इसे ताने देना शुरू कर दिए और अगले ही दिन से घर के काम करवाना शुरू कर दिए। कहने लगी कि बेटा होता तो तेरे खूब नाज नखरे उठाते, बेटी ही तो पैदा करके दी है। बेचारी दीपा कराहती हुई घर के कामों में लग गई। दूसरी बार फिर उम्मीद से हुई तो एक बार फिर सास कहने लगी कि इस बार तो हर हाल में बेटा ही चाहिए, अगर बेटा ना हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बेचारी रोती हुई ईश्वर से मांगती रही कि इस बार ऊपर वाला बेटा ही दे, मगर न जाने कैसी आजमाइश उस पर आई थी कि उसने इस बार फिर से एक बेटी को जन्म दिया। दूसरी बेटी भी आई तो पति और ज्यादा नफरत करने लगा। दोनों ने दीपा की जिंदगी जबरन करके रख दी थी। हर वक्त दीपा को मारते रहते और बच्चियों पर भी चिल्लाते रहते। इतनी छोटी बच्चियों को पति मारने से भी गुरेज न करता था। वो सारे घर के काम करती रहती और अपनी बच्चियों को भी संभालती। दीपा को इतना ही खाना दिया जाता जो सिर्फ एक आदमी को पूरा हो सकता था। वो खुद भूखी रह लेती, मगर अपनी बच्चियों को पेट भर के खाना खाने को दिया करती। कुछ वक्त गुजरा तो दीपा तीसरी बार उम्मीद से हुई। इस बार तो पति ने यही शर्त रखी थी कि अगर तुमने मेरा बेटा पैदा करके ना दिया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। दीपा रोने लगी थी। इस बार बहुत प्रार्थनाएं की कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाए। 2 बेटियां पहले ही नरक जैसी जिंदगी गुजार रही थी, अगर तीसरी भी आ गई तो न जाने क्या होगा। जैसे ही कुछ महीने गुजरे तो पति इसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया, जिसने अल्ट्रासाउंड करके दीपा को बताया कि वो एक बार फिर बेटी को जन्म देने वाली है। दीपा तो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मैंने ईश्वर से कितना मांगा था, आखिर क्यों मेरी जिंदगी और भी तंग होती चली जा रही है। बेचारी दीपा रोती हुई बाहर निकली तो पति ने सवाल ही यही किया,
कि बताओ बेटा है या बेटी। दीपा कुछ न बोली। आखिर वो डॉक्टर से खुद ही पूछने के लिए चला गया। डॉक्टर ने बताया कि वो एक बार फिर एक बेटी की मां बनने वाली है। तो उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। उस वक्त तो चुप रहा और घर चला आया, मगर आते ही उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। वो इसके पेट पर ही लाते बजा रहा था। बेचारी दीपा दर्द से कराह रही थी और बच्चियां माँ को पीटता देखकर बाप के कदमों में गिर चुकी थी। हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरी माँ को मत मारो, वो मर जाएगी, माँ की जगह हमें मार लो। तुम माँ को कुछ मत कहो। मगर वो दोनों तो जल्लाद बने बैठे थे। बेचारी कितनी देर से शक्ति कराहती रही और फिर उसके पति ने दीपा को भी और उसकी बच्चियों को भी घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। दीपा तो वैसे ही बेहोशी की हालत में जा रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी और पति के आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझसे और ज्यादा दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा। मगर पति तो इसे पैरों से ठोकर मारता हुआ जा चुका था। दोनों बच्चियां माँ की हालत देखकर पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगी, मगर किसी को भी इन पर रहम न आया, ना ही कोई मदद के लिए घर से निकला। दीपा का 7वां महीना चल रहा था। जब उसने देखा कि कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा तो बमुश्किल उठी और अस्पताल तक जाने की कोशिश करने लगी, मगर ऐसा न कर सकी। सड़क किनारे ही वो झाड़ियों के पास बैठ गई। बच्चों से कहने लगी कि मुझे पानी ला कर दो, मुझे प्यास लगी है। वो छोटी बच्चियां आखिर कहाँ से पानी ढूंढती। रोते हुए गाड़ियों को रोककर उनसे मदद मांगने लगी, मगर हर कोई उन्हें भिखारी समझकर ना रुकता। दीपा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था जो बाप का जुल्म न सहकर वहीं मर चुकी थी। दीपा की हालत गहर हो रही थी। आखिर दोनों बच्चियां वापस अपने घर की तरफ भाग गई ताकि बाप की मिन्नत समाजत कर सके। जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो इनके होश उड़ गए थे, क्योंकि घर में आग लगी हुई थी। पूरा घर जल रहा था, हर तरफ धुआं ही धुआं था। आसपास के लोग अब घरों से बाहर निकल चुके थे और पानी का इंतजाम करके फेंक रहे थे ताकि आग को बुझाया जा सके, मगर वो आग तो और भी बढ़ती चली जा रही थी। बच्चियां हमारे खौफ के वहां से दूर हट गई। लोगों का कहना था कि आग गैस पाइप फटने से लगी है। दीपा की सास उस वक्त किचन में हांडी बना रही थी जब दीपा को मारने की खातिर चूल्हा जला हुआ ही छोड़कर बाहर आ गई। उसने जिस कपड़े से भिगोने को थाम रखा था वो चूल्हे पर ही गुस्से से फेंक कर आई थी। उस कपड़े को आग लगी तो वो आग गैस पाइप पर जा लगी। धीरे धीरे पिघलते हुए पाइप ने पूरे घर को आखिर आग की लपट में ले लिया था। जब तक दोनों माँ बेटे को पता चला बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ही जलकर मर चुके थे। बच्चियां दौड़कर वापस माँ के पास आई तो माँ बेहोश पड़ी थी। वो कहीं से पानी लेकर आई और माँ को पिलाने लगी। मरी हुई बहन उनके पास पड़ी थी। दीपा की तबीयत कुछ सही हुई तो उसने वहीं पर छोटा सा खड्डा खोदकर बच्ची को दफन कर दिया था और फिर वहीं सड़क के किनारे बनी हुई झोपड़ी वालों ने भी उस औरत की हालत देखकर कुछ खाने को दे दिया था और वो 2-3 दिन बाद घरों में काम ढूंढने लगी थी। उसकी हालत देखकर कोई भी उसको रखने को तैयार न था, मगर जो भी उसे रखने को तैयार होता तो उसकी बच्चियों को देखकर मना कर देता कि अगर तुम काम करोगी तो बच्चियों को घर ही छोड़कर आओ, यहाँ मत लेकर आना बच्चियों को। बेचारी दीपा रोने लगती कि आखिर बच्चियों को कहाँ छोड़कर आए। अब कोई घर ही नहीं रहा था। आखिर उसे नौकरी हमारे यहाँ मिली थी और इस डर से कि नौकरी ना चली जाए इसने अपनी बच्चियां घर के बाहर बैठा रखी थी। दीपा हमारे सामने फर्श पर बैठी हुई थी। इतना बताकर अपनी आंखों से बहते हुए आंसू चादर से साफ करने लगी। न जाने कब मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। मुझे एहसास ही ना हुआ। मेरी माँ भी अपनी आंखें पूछ रही थी और मैं फौरन एक गहरी सांस छोड़ के उन मासूम बच्चियों को देखने लगी जो अभी भी सहमी हुई माँ के पीछे छुपी हुई थी। मेरी मम्मी ने कुछ हमदर्द भरे शब्द दीपा से कहे और उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम हमारे घर में ही रहोगी अपनी बच्चियों के साथ। हमारे घर के पीछे क्वार्टर खाली पड़ा है, वो हमने दीपा को रहने के लिए दे दिया है और अब वो हमारे साथ ही रहती है। जिस स्कूल में मेरे छोटे बहन भाई पढ़ते हैं उसी में ही दीपा की दोनों बच्चियों को भी दाखिल करवा दिया गया है। वो मेरी माँ की मुंह बोली बहन बन चुकी है और मैं इन्हें मौसी कहकर बुलाती हूँ। 3 साल गुजर चुके हैं मगर आज भी दीपा कभी मुस्कुराते हुए नजर नहीं आई, ना ही उसकी डरी सहमी सी बच्चियां कभी खुलकर मुस्कुराई है। न जाने वो कितने दर्द सहकर यहाँ तक पहुंची थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।